हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है, हम आज देखेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनांस चैप्टर, दैट इज न्यू चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी टर्म 2। एंड दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके तो चलिए इसे एक छोटे से इंफॉर्मेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड हम देखते हैं सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज हैं बिजनेस फिनांस के। फ्रेंड्स, प्रोसीड करते हैं। पहले हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, पहले एक छोटा सा मीनिंग उसका देखते हैं। मीनिंग इसका देखना है हमने कि बिजनेस फिनांस क्या है। अच्छा, हमारा कोई भी बिजनेस सर बिना फिनांस के नहीं चल सकता। हर एक बिजनेस के लिए हमें पैसा चाहिए, पैसा बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता आजकल के टाइम में। तो फिनांस क्या है सर, पैसा कहाँ से आ सकता है, यही हमारा क्या है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिनांस में। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग लिखा हुआ है, बिजनेस फिनांस में वी डिफाइंड एज, ठीक है, दैट इज कैपिटल फंड। क्या है ये एक तरह का कैपिटल फंड है कि हमें बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो हमें कहां से मिलेगी। कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड, देखो दो तरह के फंड होते हैं। एक तो मेरे पास जो पड़ा है वो मेरी क्या हो गई, कैपिटल, ठीक है जी, जो मेरी खुद की है। एंड सेकंड, मैं कहीं बाहर से भी अरेंज करूंगा वो फंड, क्योंकि पूरा पैसा मेरा खुद का थोड़े ना होगा, मैं बाहर से भी कुछ लूंगा। तो ये बाहर से लूंगा उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, क्रेडिट फंड्स। इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, जो कि बिजनेस में हमने इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कहाँ से आएगा। ओके, एंड फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग द मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। अब मेरे को चाहिए जब मनी, मेरे पास उतनी मनी हो, यही हमें बिजनेस फिनांस सिखाता है। ओके, चलो, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनांस। तो हम कहां से फंड सर अरेज कर सकते हैं, वो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है यहां पे ओनर फंड, एंड सेकंड है हमारे पास बोरोड फंड। ओके, जो मेन क्लासिफिकेशन है वो किस किस टाइप से करी गई है, ओनर फंड एंड बोरोड फंड। अब ओनर नाम से ही क्लियर है, मेरा फंड, मेरा खुद का फंड, मैंने किसी से बोरो नहीं किया, मेरा खुद का फंड। उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड अगर हम किसी से बोरो कर रहे हैं, उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आज क्या करता हूं, इसे एक छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन देता हूं एंड फिर हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें, मैं एक छोटा सा मीनिंग आपको बताता हूं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। अब क्या हुआ, ये एक कंपनी है, इस कंपनी की टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपीस। कितनी कैपिटल है, 1 लाख, ठीक है जी। ये 1 लाख कैपिटल इशू करना चाहती है, ऐसा मान लो। ओके, एंड इस कंपनी का नाम क्या है, सपोज करो रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड, तो रिलायंस लिमिटेड कितनी कैपिटल इशू करना चाहती है सर, 1 लाख। इसने क्या किया, अनाउंसमेंट कर दी। ये देखो अनाउंसमेंट कर रही है कंपनी, अनाउंसमेंट, कंपनी 1 लाख रुपीस के शेयर इशू करना चाहती है, जो जिसने भी बाय करना है वो कर लो। लाइन लग गई सर, लाइन लग गई यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आ गए, पब्लिक आ गई, पब्लिक बाय करने के लिए आ गई, ठीक है जी। तो ये पब्लिक यहाँ पे आ गई, तो इन्होंने क्या किया, शेयर बाय करने स्टार्ट कर दिए। एक शेयर कितने का रखा कंपनी ने, तो ये 1 लाख के शेयर हैं, 1 लाख रुपीस टोटल कैपिटल इशू करनी थी कंपनी ने। कंपनी की कैपिटल कितनी होनी थी, 1 लाख। तो ये कंपनी क्या कर रही है, कंपनी 10 रुपये का एक शेयर रख रही है।
कंपनी कहती अगर कोई एक शेयर बाय करेगा उसको 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब कितने शेयर होंगे, मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूं, मीन यहां पे होंगे 10,000 शेयर। मीन कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, 10,000 शेयर। 10,000 शेयर 10 रुपये का एक हो गई है ना 1 लाख रुपीस। तो कंपनी के पास कितने आ जाएंगे, 1 लाख। लाइन लग गई यहां पे। तो कोई कह रहा है सर 2 शेयर दे दो, कोई कह रहा है 10 शेयर दे दो, कोई कह रहा है 5 शेयर दे दो, कोई कह रहा है 7 शेयर दे दो, कोई कह रहा है 8 शेयर दे दो, कोई कह रहा है 4 शेयर दे दो। ऐसे करके ये शेयर बिकते गए। अच्छा, अगर किसी ने 2 शेयर बाय किए तो उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे कंपनी को, 20 रुपीस। ठीक है जी। हाँ, अगर किसी ने 10 शेयर बाय किए कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 10 रुपये का एक है 100 रुपीस। ठीक है, ऐसे ही लोग बाय करते गए एंड कंपनी के शेयर सेल आउट होते गए। स्टोरी समझ में आई होगी आपको। अब क्या हुआ, ऐसे करते करते पता ही नहीं लगा कब 10,000 शेयर बिक गए। ठीक है जी, किसी ने 4 खरीद लिए, किसी ने 10 खरीद लिए, किसी ने 100 खरीद लिए, किसी ने 200 खरीद लिए। 10,000 शेयर बिक गए। कंपनी के पास कितने पैसे आ गए, 1 लाख रुपीस। तो जैसे इस कंपनी ने शेयर इशू किए, ठीक है जी, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। तो चलो, एक स्टोरी तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्होंने कैपिटल लगाई जो पब्लिक ने, इन्हें रिटर्न में क्या मिलेगा। फ्रेंड्स, ये क्या हो गए, एक तरह ये मालिक हो गए कंपनी के, क्योंकि इन्होंने कैपिटल लगाई पब्लिक ने। एंड जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा एंड जो जिसने जितने शेयर बाय किए उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मेन कंपनी का प्रॉफिट पब्लिक में ही बांट दिया जाएगा। एंड जो ये कंपनी का प्रॉफिट पब्लिक को मिलेगा उसे हम कहते हैं यहां पे डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा किसके अकॉर्डिंग मिलता है, जितनी जितनी कैपिटल इन्होंने कंपनी में लगाई हुई है। सिंपल सी बात है सर। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या है, वो भी सेम कंसेप्ट है। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है कि जो भी कंपनी के कोई भी डिसीजन लेना है कंपनी ने, तो कंपनी क्या करती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाती है। एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है जी। तो इस एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने ये शेयर बाय किए हैं 10 रुपये का एक, मैंने बताया था ना, तो वो क्या करते हैं, इस एनुअल जनरल मीटिंग में आते हैं एंड अपनी अपनी जो भी राय है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अपनी क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। मेन कुछ भी अगर डिसीजन लेना हो, डिसीजन लेना है या नहीं, ये कौन तय करेंगे, यही मेंबर्स आकर वोट करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करता हूं। प्लस और क्या यहां पे डिफरेंस है कि यहां पे क्या था इक्विटी शेयर कैपिटल में, कि कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ उतना बांट दिया जाता था। प्रॉफिट कम हुआ तो पब्लिक को कम बांटा जाएगा, एंड अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ पब्लिक को ज्यादा बांट दिया जाएगा। सिंपल सी बात है सर। बट प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, एक फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड परसेंटेज पे डिविडेंड मिलता है, कि इन्होंने कह दिया कि हमने तो इतना ही प्रॉफिट लेना है, तो उतना ही प्रॉफिट इनको दे दिया जाएगा। कंपनी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, इनको फिक्स्ड परसेंटेज हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। दैट इज नॉन एज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रेस्ट ऑफ ऑल सब कुछ सेम है। ऐसे ही कैपिटल इशू की जाती है, ऐसे ही पब्लिक बाय करती है। बट 2 डिफरेंस हमेशा याद रखना, एक तो फिक्स्ड प्रॉफिट मिलता है एंड सेकंड वन, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, इनके पास वोटिंग राइट होता है। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। अब सर क्वेश्चन ये है कि रिटेन्ड अर्निंग का मीनिंग क्या होता है। रिटेन्ड मींस अपने पास रखना, रिटेन करके। ठीक है, प्रॉफिट का जो पार्ट हम शेयर होल्डर्स को नहीं बांटते, मीन कंपनी जो प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर को नहीं बांटेगी उसको ही हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। ऐसा भी होता है दोस्तों कि कुछ पार्ट ये अपने पास रख ले,
क्यों रख ले? क्योंकि इन्होंने फर्दर इन्वेस्ट करना है कहीं। एंड इन्होंने सपोज करो इनके पास हुआ था 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट, 10 लाख में से इन्होंने 9 लाख तो शेयर होल्डर में बांट दिया, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स में, एंड 1 लाख अपने पास रख लिया क्योंकि इन्होंने कहीं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना था। एंड जो अपने पास रखा हुआ प्रॉफिट है उसे हम क्या कहेंगे यहां पे? रिटेन्ड अर्निंग। मीन प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने पास रख लेती है। चलो जी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझने वाली बात है ये, ध्यान से सुनिए। अच्छा, जो कंपनी ने कैपिटल इशू की, जब कंपनी ने कैपिटल इशू की तो इंडिया के लोगों ने ही उन्हें बाय किया। मींस जो पब्लिक थी वो इंडिया की थी। अब हुआ कुछ ऐसा, कंपनी यहाँ पे बाय जो इशू करना चाहती है फॉरेन मार्केट में। अब उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी की जो कैपिटल है वो इंडियन रुपीस में है एंड फॉरेन करेंसी कुछ और है ना। तो कैसे वो फॉरेन कंट्रीज में अपने शेयर इशू करेगी कि उनकी जो कैपिटल है, उनके जो पैसे हैं वो डॉलर्स में है एंड हमारी जो करेंसी है वो है रुपीस में। तो दोनों की करेंसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब हम बात करते हैं कि फॉरेन में इशू करना है। तो इसीलिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है जी। तो यहां पे क्या होता है, एक बैंक होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी बैंक, डिपॉजिटरी बैंक। ठीक है, ये डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है, कंपनी के शेयर अपने पास रख लेता है। ध्यान से सुनना, सुनने वाली बात है। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी बैंक ने अपने पास शेयर रख लिए एंड शेयर रख के फॉरेन कंट्रीज में, अगर मैं यहाँ पे बात करूं फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में जीडीआर इशू कर दी। जीडीआर का मीनिंग क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। मीन शेयर के बदले में जीडीआर इशू कर दी फॉरेन कंट्रीज में। अब फॉरेन के लोग क्या करते हैं, जीडीआर खरीदते हैं, बाय करते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स ये एक तरह के शेयर ही है। बस इस डिपॉजिटरी बैंक ने क्या किया, कंपनी के शेयर, जैसे बैंक हमारे पास हमारे पैसे अपने पास रखता है ना, ऐसे ये डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है, शेयर अपने पास रखता है। डिपॉजिटरी बैंक ने शेयर अपने पास रखे एंड रखकर उसकी एक रिसीट बनाई, दैट इज जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एंड वो फॉरेन कंट्रीज में इशू कर दी। अब फॉरेन के लोग वो रिसीट बाय करने लग गए। ठीक है, तो रिसीट बाय करने लग गए, वो डॉलर में इन्वेस्ट करते थे जो कि पैसा आता था डिपॉजिटरी बैंक के पास एंड डिपॉजिटरी बैंक उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके कंपनी को दे देता था। समझ में आया है ना अब कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या है। एंड जब ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का कंसेप्ट आया, इसकी मदद से क्या हुआ, हमारी इंडियन कंपनीज फॉरेन में भी शेयर लॉन्च करने लग गई। अब ये शेयर्स फॉरेन में भी लॉन्च करती हैं एंड फॉरेन के लोग इस शेयर्स को बाय करते हैं। बाय करके जो पैसा है वो रुपीस में कंपनी के पास पहुंच जाता है। सिंपल सी बात है सर, आपको उम्मीद करता हूं जीडीआर का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल का मीनिंग क्या हो गया कि पूरा फॉरेन कंट्रीज जो भी है, बट अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि अमेरिका के लिए यहाँ पे अलग से डिपॉजिटरी रिसीट है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। जब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट की, इसमें क्या होता है, इसमें इंडियन कंपनीज है जो वो इशू करती हैं अपने शेयर डिपॉजिटरी बैंक को। ठीक है जी, तो ये डिपॉजिटरी बैंक को आ गए शेयर्स एंड रिलायंस लिमिटेड ने किसको दिए, डिपॉजिटरी बैंक को। एंड डिपॉजिटरी बैंक
यहाँ पे अमेरिका में या ये इशू करेगा, किसमें? अमेरिका में। तो अमेरिका में जब डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करनी है तो उसके लिए मेरे को चाहिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एंड ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब देखो फिर बता रहा हूँ, जब इंडियन कंपनीज ने फॉरेन में अमेरिका में शेयर इशू करने हो, सिटीजन ऑफ अमेरिका जो है उनको, ओके, तो उनके उसके लिए डिपॉजिटरी बैंक को शेयर देने पड़ेंगे। वो क्या करेगा? शेयर को कन्वर्ट कर देगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में, एंड ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहां पे जाके इशू होगी? अमेरिका में, एंड अमेरिकन पीपल्स इसे बाय करेंगे, एंड बाय करके जो पैसा है वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होके कंपनीज को मिल जाएगा। तो सर ये तो बिल्कुल सेम है ग्लोबल एंड अमेरिकन। ठीक है, ग्लोबल में रेस्ट ऑफ कंट्रीज आ जाती हैं, अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ हम अमेरिका की बात करते हैं। अब चलते हैं इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट। दोस्तों हमने बात करी थी, अगर भारत की कंपनीज कहीं बाहर शेयर इशू करना चाहती है, इसके ऑपोजिट भी हो सकता है फ्रेंड्स। अगर ऐसा हो कि फॉरेन जो कंपनीज हैं, ये है फॉरेन कंपनीज इंडिया में जो शेयर इशू करना चाहती है, तो फॉरेन कंपनीज क्या करेंगी? इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट, यहां पे इंडियन डिपॉजिटरी बैंक आएगा, इंडियन डिपॉजिटरी बैंक में ये शेयर दे देंगी। अब इंडियन डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा? इंडियन डिपॉजिटरी बैंक इन शेयर को लेकर, देखो फॉरेन कंपनीज ने क्या किया, ये शेयर इंडियन डिपॉजिटरी बैंक को दे दिए। अब इंडियन डिपॉजिटरी बैंक इन शेयर को, जो कि फॉरेन करेंसी में है, अब केस ऑपोजिट है, जो कि फॉरेन का करेंसी में है, उसको क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करके किसमें? इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट में, आईडीआर में कन्वर्ट करके ये क्या करेगा? इंडिया की मार्केट में इशू कर देगा, इंडियन मार्केट में। ठीक है जी। तो इंडियन मार्केट क्या करेगी? इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट बाय करेगी, एंड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट इंडियन मार्केट बाय करने लग गई तो पैसा लगाएगी, पैसा जाएगा फिर इंडियन डिपॉजिटरी बैंक के पास। इंडियन डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा? उसे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके फॉरेन कंपनीज को दे देगा। मेन कुछ भी नहीं है ये एक डिपॉजिटरी बैंक क्या होते हैं? इंटरमीडिएट का काम करते हैं। जब भी इंटरनेशनल मार्केट ने इंडिया में शेयर क्या करने हैं? लॉन्च करने हैं, तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, एंड हमारी इंडियन मार्केट ने बाहर की कंट्रीज में शेयर लॉन्च करने हैं, तब भी डिपॉजिटरी बैंक की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं? एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। होपफुली ये आपको पूरा पॉइंट्स समझ में आए होंगे। मैंने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, डीडीआर, एडीआर एंड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट सभी एक्सप्लेन किए हैं आपको। उम्मीद करता हूं ये आपको 6 के 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब ये बोरिंग फंड है जो, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के इसे एक बार रिवाइज करें। जो भी बुक आप रेफर करते हो उसमें फीचर, मेरिट्स, डीमेरिट सब कुछ दिया होगा, एक एक पॉइंट का आप उसे रीड आउट करें। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से पूछ सकते हो, डेफिनेटली दोस्तों वहां पर रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज इंस्टाग्राम का भी, चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम के पेज पे आप मेरे को डीएम करें, मैं वहां पे भी आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बोरिंग फंड्स। इस वीडियो में हमने देखे हैं ओनर फंड्स जो कि खुद के फंड है। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को ऑफ कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।